ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है। ये आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करेंगे। इस देश में गंगा आस्था का प्रतीक है। इस देश में गंगा जीवन का आधार है। ये देश गंगा से चलता है। गंगा के प्रति ऐसी आस्था है कि लोग उसे माँ का दर्जा देते हैं, देवी की तरह पूजते हैं। कुंभ के स्नान होते हैं, जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं वो भी गंगा किनारे ही होते हैं। तो इस देश में गंगा का जो महत्व है शायद वो किसी अन्य दूसरी नदी को नहीं है, माँ का दर्जा है। नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने बनारस पहुंचते ही जो पहला शब्द बोला था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं और पीएम बनते ही उन्होंने सबसे पहले नमामि गंगे योजना शुरू की और इस बात का ऐलान किया कि 2525 किलोमीटर की लंबाई में फैली गंगा नदी को अच्छे से साफ किया जाएगा, अविरल धारा दी जाएगी और माँ गंगा का जो धार्मिक महत्व है उसको फिर से वापस उसके स्वरूप में लाया जा सकेगा। करीब 1.25 साल का वक्त हो चुका है। अब तक जो काम दिख रहा है उससे जो बात कही गई थी वो सच के करीब नहीं दिखती है। गंगा आज भी प्रदूषित है। 116 से ज़्यादा शहरों में से होकर गुजरने वाली गंगा में उन शहरों की गंदगी आज भी, जिसको देवी की तरह माँ की तरह पूजा जाता है जिस नदी को, उन 116 शहरों की गंदगी आज भी गंगा में समाहित हो रही है। उनके नालों को आज तक ट्रैप नहीं किया गया। उमा भारती जल संसाधन मंत्री हैं। मंत्री बनने के पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी, उमा गंगा यात्रा करती थी, लेकिन उमा भारती के विभागीय मंत्री होने के बावजूद उतना काम नहीं हुआ गंगा के प्रोजेक्ट पे जितना कि उनसे अपेक्षित था। लिहाजा अब ये बात उठने लगी है कि माँ गंगा के गुनहगार कौन कौन हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो आज इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। माँ गंगा की दुर्दशा क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, अचीव क्या किया है सरकार ने अब तक और आगे का क्या प्लान है। तो इस विषय पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान आज स्टूडियो में मैंने आमंत्रित किए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं और IITR के निदेशक प्रोफेसर आलोक धवन मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत जाने माने वैज्ञानिक हैं और इस मामले में एक्सपर्ट हैं कि किस तरह से देश में पर्यावरण का प्रदूषण फैल रहा है, नदियों का प्रदूषण फैल रहा है। बहुत जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर आलोक धवन। मेरे साथ प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा मौजूद हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैंडल करती हैं। मैंने भी इनको विशेष तौर पर आज आमंत्रित किया है ताकि इस विभाग के जरिए वो क्या कुछ महसूस कर पा रही हैं गंगा नदी की साफ सफाई को लेकर। और यूपी सरकार के धर्मार्थ मंत्री विजय मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि गंगा की सफाई इनका विषय नहीं है, लेकिन ये धर्मार्थ मंत्री हैं, इसलिए मैंने विशेष तौर पर इनसे निवेदन किया कि आज के कार्यक्रम में मौजूद रहें। बहुत स्वागत है आप चारों का। आईपी सिंह, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ जी। 2 साल का वक्त करीब हो गया, 1.25 भी कह सकते हैं। जिस तरह की उम्मीद हम कर रहे थे और जैसी अपेक्षा की जा रही थी कि गंगा को आप साफ सुथरा कर देंगे, गंगा को माँ का दर्जा वापस दे देंगे, पर आज कहते हुए मुझे बड़ी निराशा हो रही है कि 1.25 साल में एक भी ऐसा काम आपने माँ गंगा की सफाई के लिए नहीं किया जिसको आप अचीवमेंट माने। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह रहा है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि 2-3 मिनट का वक्त आए। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक जो लगभग 2600 किलोमीटर, जैसा आपने कहा, उनके उद्गम से लेकर गंगा सागर तक कम से कम 22 नदियां गंगा जी में मिलती हैं और लगभग 886 नाले इस प्रकार के गंगा जी में गिरते हैं। आज जो नमामि गंगे के डायरेक्टर हैं डॉक्टर हरिहर मिश्रा सचिव हैं, मेरी उनसे आने से पहले आज मैंने उन्हें दिल्ली में थे, मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि जो मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद 53 फील्ड में 53 जगहों पर काम प्रारंभ हो चुके हैं, उसके रिजल्ट आने लगे। उन्होंने इलाहाबाद भी बताया, कानपुर भी बताया, उसके बाद उत्तरांचल में भी काम प्रारंभ हुआ
और ये योजना 1985 में जब स्वर्गीय राजीव गांधी थे उस समय गंगा एक्शन आज भी प्लान बना 118 शहर का 2008। गंदा पानी गंगा में जा रहा है। देखिए वो तो जा रहा है, लेकिन जो राज्यों के साथ दोनों की बातचीत हुई तो 100% जो पीएसयू हैं भारत सरकार के वो काम कर रहे थे, लेकिन राज्यों को भी वो जिम्मेदारियां दी गई कि दोनों आगे बढ़िए। और एनजीटी पर एक बात मैंने पूछा कि स्वतंत्र कुमार जो उसके अध्यक्ष हैं उनका जो स्टेटमेंट आया, जो जुडिशरी ने कहा, उस पर क्या है? उन्होंने कहा किसी प्रकार का कोई टिप्पणी अभी तक मैं पढ़ के सुनाता हूं। लिखित स्वतंत्र कुमार ने क्या नहीं टिप्पणी कहा, की? लेकिन अभी वो कोई क्या टिप्पणी ऑर्डर की मैं सुन पास के सुनाता नहीं हूं। हुआ। मैं एनजीटी सुना के दे रहा चेयरमैन हूं। ऑर्डर आपने- पास नहीं किया। आपने दो क्वेश्चन राज्य रेज किया, जस्ट बिल्कुल आपने क्वेश्चन रेज किया। दो राज्य, मैं आपको बताता हूं दो कि राज्य, स्वतंत्र कुमार उत्तर प्रदेश और एनजीटी के उत्तराखंड। चेयरमैन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंगा में गंदगी बढ़ती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप स्वच्छ गंगा के नारे दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपका काम इससे उलट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वतंत्र नहीं, कुमार वो उन्होंने कहा, लेकिन आज जब मेरी श्री हरिहर मिश्रा जी से बात हो रही थी, जो ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है डायरेक्टर कोर्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैं अभी ऑर्डर अगर आप में इसको मंगाना observation मान लीजिए। लगा हुआ हूं, लेकिन अभी कोई लिखित ऑर्डर पास नहीं हुआ। इसलिए एनजीटी को ने धमकी तो दी, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो 4 चरणों में बांटा है। प्रोफेसर आलोक धवन, ऑल राइट, प्लीज वेट। प्रोफेसर आलोक धवन जी आप मुझे बताइए कि इन 2600 किलोमीटर में जी गंगा सबसे ज्यादा कहां प्रदूषित है? जी अब तक सरकार ने क्या अचीव किया है? जी और क्या आपको लगता है कि समय से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकेगा? गवर्नमेंट सीरियस दिख रही है आप? इसमें मैं दो भाग हैं जो आपने सवाल पूछा। एक तो कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है कि क्या इसमें गवर्नमेंट सीरियस है। तो मैं दूसरे सवाल से शुरू अचीव करता क्या हूं। किया ये भी मैं पूछूं। हाँ, ये मैं बताऊंगा आपको। मैं समझता हूँ दो भाग जो आपने कहा, इसमें गवर्नमेंट सीरियस है, क्या अचीव किया। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की भागीदारी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करे, जितना भी उसके रेवेन्यूज है वो प्रोवाइड करे, जिससे कि काम हो। बाकी आधा हिस्सा मैं समझता हूं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है गंगा जी को साफ रखने में, जितना कि गवर्नमेंट का योगदान है। जहां तक बात है कि सबसे प्रदूषित जो जगहें पाई गई हैं, तो जो करंट चरण है इस समय जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, उसमें हम लोग के हमारा इंस्टीट्यूट भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान एवं नीरी जो नागपुर का इंस्टीट्यूट है, दोनों सीएसआईआर की इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें जो पाया गया उसमें बिजनौर, कन्नौज, कानपुर और वाराणसी, इनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया गया है। हम लोग ने करीब 7 जगहों पे इसके ऊपर हम लोग ने मॉनिटरिंग करी है। और प्रदूषण का स्तर क्या है? प्रदूषण का स्तर सामान्य से एक जनरल आम लोगों की भाषा में आप बताइए। मैं समझता हूँ, देखिए सामान्य तो इसमें जैसे आप हम लोग जो इसमें मॉनिटर कर, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पीने योग्य तो किसी भी नदी का पानी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता है। तो पहली चीज जो अगर आप कहें कि नदी से डायरेक्ट कोई आदमी पानी मिले, विश्व में कहीं नहीं होता है। सो लेट मी पुट थिंग, मतलब एक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए चीजों को। आप किसी भी तालाब का कहीं विश्व में पानी डायरेक्ट लेके नहीं पी सकते, ठीक है। तो पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि जब आप कहते हैं कि पानी कितना सामान्य से कितना ज्यादा दूषित है, तो एक चीज हमें ये भी समझना चाहिए कि जो इस तरह के पानी होते हैं इनको सरफेस वाटर्स कहते हैं, जिसमें कि तालाब का पानी या नदी का पानी आता है, इनके कोई मापदंड ऐसा सच नहीं होते हैं। तो मेटल जैसे हैवी मेटल्स हैं वो इसमें नहीं पाए जाने चाहिए अमूमन। लेकिन हमने देखा कि इसमें जो हम लोग के यहाँ पर काम हुआ है उसमें कैडमियम है, क्रोमियम है, आयरन है, निकल है, लेड है, मैग्नीशियम है, ये सब पाए गए इसमें। इसी प्रकार से किसी फैक्ट्री का कचरा दिखता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कचरा का मतलब ये कि जो फैक्ट्री या सीवेज जो पानी आप समझिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत जो रह जाता है उसकी वजह से गंगा तो उसी बदतर हालत में है प्रोफेसर धवन। गंगा नहीं, मैं इससे आपसे थोड़ा सा मतलब इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और जैसा कि अभी सिंह साहब ने भी बोला कि 1986 में शुरू हुआ था, तो हम उस समय भी उसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे इंस्टीट्यूट ने, और हमने उसके पिछले आंकड़े निकाल के देखे। उससे अगर 86 में वो एक्शन प्लान ना लिया गया होता तो आज गंगा शायद नाले के बराबर भी ना होती। उससे बहुत हमें ये मैं सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ। पहली चीज। दूसरा चीज मैं लेकिन तब से आप 5,000 करोड़ खर्च कर चुके, जो रिजल्ट है वो भी आप देख रहे हैं। नहीं, जरूर अपेक्षित रिजल्ट नहीं है। हाँ, ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि हो सकता है इसमें और तेजी से काम हो, लेकिन मैं जैसे शुरू में कहा कि इसमें
एक आम आदमी की भागीदारी भी उतनी ही सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं प्रोफेसर धवन। जरूर। प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा, आप मुझे बताइए कि गंगा का जो वास्तविक इस वक्त का स्वरूप है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं? सरकार इस चीज को लेकर सीरियस है और क्या समय से ये चीजें हो पाएंगी? अब तो 1.25 साल का वक्त हो गया, इनकी तो सिर्फ रिसर्च जारी है और एनजीटी का ऐसा कड़ा स्टेटमेंट के बाद अब तो लगता है कि वाकई ये प्रोजेक्ट बड़ा पीछे छूट गया है। देखिए, प्रोजेक्ट को शुरू हुए, अगर हम गंगा की बात करें कि गंगा सफाई अभियान का बार बार बात हो रही है, 1986 से बात शुरू हुई, तब से पैसा भी बहुत जा चुका है। लेकिन जैसा कि अभी प्रोफेसर धवन ने कहा कि अगर वो प्लान्स नहीं होते तो जिस तरह से हम लोग गंगा को एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं, तो गंगा शायद अब एक डेड रिवर होती। जैसे यमुना का हाल हो गया है, वैसे शायद गंगा का हाल उससे भी बदतर हो गया होता, क्योंकि गंगा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अराउंड 40% ऑफ द नॉर्थ इंडियन, इनफैक्ट अ बिग पर्सन, मतलब करीब 40% टोटल इंडियन पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट रहती है किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वही तो मैं कह रहा हूं कि गंगा को बचाने के लिए बेयर मिनिमम काम किया गया है। बेयर मिनिमम किया गया है। मैं इसमें अगर हम पुराने एक्शन प्लान्स देखते चले तो पुराने एक्शन प्लान्स में बेसिक जो एम्फेसिस थी वो इस पर थी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाए जाएं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बनाए जाएं। उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग के यहाँ के अभी भी मैक्सिमम शहर पूरी तरह सीवर से कनेक्टेड नहीं है, सीवर सिस्टम हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट डिस्चार्ज है या सरकार के विल पावर की कमी है? दोनों की है। हम पूरी तरह सरकार पर ब्लेम नहीं करेंगे। अगर हम आज का जो नमामि गंगा प्लान देखें तो अगर हम साइंटिफिकली बात करें और टेक्निकली बात करें तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है, बहुत ही डिटेल में प्लान बनाया गया है और एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है अगर ये लागू हो पाए पूरी तरीके से तो। विजय मिश्रा जी, एनजीटी ने जो टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर की है विशेष तौर पर, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं कि गंगा साफ हो और आपके एक्ट से ऐसा कुछ दिखता नहीं है मुझे। हम बात यहीं से शुरू करना चाहेंगे जहां से आपने कहा था कि भारत की लाइफलाइन है गंगा, और इस बात को लोहिया जी ने भी बहुत प्रमुखता से उठाया था। अब गंगा जी में लोहिया जी कहां से खोज लाए आप? क्रमशः आ रहा हूं। ओके। और उसी विचारों को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गंगा में मिलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, उन नदियों को साफ करने के लिए जो बीड़ा उठाया और जो इनके प्लान के बाद यहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको प्लान किया और करके दिखा दिया। गोमती नदी आप देख लीजिए, यहां से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, जिसमें से सिल्ट सफाई से लेकर के रिवर फ्रंट। तो हम बहुत गंभीर हैं, गंगा साफ होनी चाहिए और उसमें एक कदम आगे बढ़कर के हम काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में भेद दिख रहा है कि वो कहते कुछ हैं, केवल नारे होते हैं, और 1.25 साल का समय आ गया, उसके बाद आप गोमती देख लीजिए जाकर के, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दिख रहा है। हम गंभीर हैं कि गंगा में जाने वाली जितनी नदियां हैं उसको साफ कर दें। आईपी सिंह, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं 22 तारीख को, उन दोनों को जाके गोमती नदी का लखनऊ का तट देखना चाहिए, तब आपको महसूस होगा कि नदियों का विकास कैसे किया जाता है। तो ठीक बात है। करीब और 1.25 साल हो गया, ग्राउंड पर कोई काम गंगा की सफाई के लिए नहीं दिख रहा। देखिए, नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट बना और जिस प्रकार मंत्री परिषद ने उस पे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से लिया, 15 मई 2015 अभी एक वर्ष 1.25 वर्ष का समय बीता, सरकार का 18 महीने का भी समय जिसमें 53 जगह कार्य प्रारंभ हो चुका है। सरकारें मेरे सपोर्ट में दो जानकार लोगों ने भी, आप मुझे बताओ ना कितने नाले ट्रैप किए गंभीर है। 2037 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दिया। 100% पीएसयूज काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से 8 किलोमीटर की सफाई के लिए ये 1200 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार दी है। 30% का काम बमुश्किल लखनऊ के एक छोटे से भूभाग में दिख रहा है। मुझे गंगा जी पे बता दो, रहती, मुझे उसमें ज्यादा दिलचस्पी है। इनकी नीयत ठीक रहती तो जहां से गोमती का उद्गम है वहां से सफाई प्रारंभ करते हुए लखनऊ तक आते और लखनऊ से चलकर जहां गाजीपुर के मंत्री जी हैं उससे पहले ही गोमती मिलती हैं, वहां तक सफाई का अगर ये बीड़ा उठाती उत्तर प्रदेश सरकार। बताओ, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। आईपी सिंह जी, आप मुझे बताओ कि कब तक आप गंगा को उसके वास्तविक स्वरूप में ले आओगे? देखिए, कितना टाइम चाहिए आपको? नमामि गंगे ये जो
परियोजना इसको लेकर भारत सरकार की मंत्री और पूरा विभाग बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला, उसके सपोर्ट में दो बड़े विद्वानों ने यह बात रखी है कि सरकार बहुत ही गंभीरता से करे। और सुश्री उमा भारती जी ने कहा कि अगर मैं अपनी योजनाओं में सफल नहीं हुई तो मैं गंगा जी में अपने को समाप्त कर लूंगी। ये सामान्य तो सामान्य वाली बात भाषा है। की बात है, बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें बहुत करते हैं। गंभीरता के साथ पूरा मंत्रालय काम कर रहा है और पूरा पैसा All right. एक पैसे प्रोफेसर का आलोक हिसाब धवन। किताब सरकार रखती है। 5 Okay. चरण में Thank you. 5 Thank you. चरण लिए गए। Thank you. पहला Next गोमुख round से के लिए कुछ लेकर बचा लीजिए। हरिद्वार, दूसरा हरिद्वार से कानपुर और कानपुर से Okay. लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा, उसके बाद झारखंड से ऑल राइट, लेकर- ऑल राइट, ऑल राइट। लेकर प्रोफेसर धवन, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। जी जी। पहला सवाल है कि गंगा की सफाई के लिए क्या सिर्फ सरकार पर आश्रित होना ठीक बात है, इसके लिए जन सहभागिता की भी आवश्यकता है? और दूसरा, जिस तकनीक के तहत गंगा की सफाई हो रही है वो तकनीक उचित नहीं है और हमें कुछ और हाईटेक तरीके अपनाने चाहिए ताकि हम कम वक्त पर ज्यादा से ज्यादा नदी की सफाई करके इसकी धारा को अविरल कर सकें? मैं समझता हूं आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न पूछा है। 2 चीजें इसमें आपने पूछी। पहली कि क्या केवल सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, इनका जो कार्य है वो मैंने आपसे कहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, एक पॉलिसी प्रोवाइड करना। अंत में हम एक आम आदमी, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट सोचें, इंडस्ट्री से भी हम लोग कई जगह जाते हैं, इंडस्ट्री का पानी बिना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उनके यहाँ लगा हुआ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन उसको ना चलाते हुए पानी वो डायरेक्ट नदियों में गिरा देते हैं। उसमें सरकार क्या करेगी बताएं आप? अगर उनके पास एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, उनको ट्रीट करें, ये उनकी अपनी सोच है। मैं समझता हूं एक छोटी सी चीज है, अगर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आने वाले 25-50 साल तक हम अपनी पानी को पोल्यूट कर देंगे, या कई जगह पाया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां पर उन्होंने रिवर्स बोरिंग कर दी पानी की, अपना एफ्लुएंट सीधे पानी को नीचे ग्राउंड वाटर में मिक्स कर दिया। उससे तो ग्राउंड वाटर भी खराब ग्राउंड कर वाटर देंगे। पोल्यूट हो गया। तो मैं अकेले समझता हूं- कानपुर में 43 मिलियन लीटर तकरीबन रोजाना सीवेज निकलता है जी। उसमें से कुछ ही हिस्सा ट्रीट हो उसमें पाता करीब है, 30 से 40% ही हो पाता डायरेक्ट है। जाके गंगा नदी में जी जी। मिलता है। लेकिन ये आपको ये भी- कानपुर और बनारस तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पोल्यूशन गंगा नदी में फैलाते हैं। जी। दूसरा चीज ये जो आपने कही कि इसको हम किस तरह सुधार कर सकते हैं, इसका मैं समझता हूं कि जो इंडस्ट्रीज है खासतौर पे, क्योंकि एक धारणा ये है कि कानपुर बनारस, क्योंकि एक हम लोग की आस्था से जुड़े हुए हैं और काफी लोग वहां पर जाके अंत्येष्टि करते हैं अपने परिजनों की। मैंने भी आज अपने वैज्ञानिकों से इस विषय में थोड़ा डिस्कशन किया था। तो हम समझते हैं जितना पोल्यूशन उन क्रियाओं में होता है उससे कई हजार गुना पोल्यूशन हमारी इंडस्ट्रीज करती हैं। तो वो देखने में आपको जरूर खराब लगता है कि एक एरिया में कुछ बॉडीज जल रही हैं, लेकिन केवल उससे हम राख को उसमें फेंक रहे हैं। बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो तरह तरह की चीजें, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे आप कानपुर और उन्नाव चले जाएं, हाँ कानपुर केमिकल्स और उन्नाव चले जाएं तो वहां के हालात देख के आप हैरान रह मैं जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि जो आम आदमी काम जो गंगा किनारे कर रहा है, धोबी हैं या इस तरह की चीजें हैं, उनकी एक्टिविटी से उतना प्रदूषण नहीं होता जितना इंडस्ट्री से होता है। तो हमारी समझ से इंडस्ट्रीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और देशों में इस चीज पे बहुत कड़ाई से पालन होता है कि इंडस्ट्री अगर पोल्यूट कर रही तो उसको उतना ही रिस्पॉन्सिबल बना के उससे पैसा लिया जाता है। तो ये एक चीज हो सकती है, एक सोच हो सकती है, चाहे वो सरकार समझे या अगर ऑलरेडी नियम है तो उनका पालन कराने के लिए हम थोड़ी कड़ाई बरत सकते हैं। तो मैं प्रोफेसर गीतांजलि, मेरे पास एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि राज्य की सरकारें सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने में बड़ी दिलचस्पी लेती है कि केंद्र से साहब पैसा आ जाए और वो बना ले, लेकिन चलाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, जिन्हें इसे ऑपरेट करना चाहिए, रिपोर्ट बताती है कि उसकी इनमें कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ बनाने में दिलचस्पी है। ये बिल्कुल सही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो मैक्सिमम बनते हैं वो काफी बुरी हालत में थोड़े सालों में पहुंच जाते हैं। कई में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, कहीं पर प्रॉपर मशीनरी नहीं है, मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई है तो वो रिपेयर नहीं हुई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जैसे मैं पहले वही कि सिर्फ 30% ऑफ द सीवेज, पूरे शहर का लोड उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू जाता है। वो मेरे ख्याल से उससे भी बड़ी बात है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट्स में हम लोग के यहाँ बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज के ऊपर जोर नहीं है। हम लोग डायरेक्ट किसी न किसी इलीगल तरीके से या फिर शॉर्टकट्स अपनाकर उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। उससे आप अगर स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो अगर बाहर के देशों में देखा जाए तो वहां पर एक इंडस्ट्री को नहीं, एक
फैक्ट्री को नहीं बल्कि एक पूरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ब्लेम किया जाता है एक एरिया की पोल्यूशन प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आप हमारे देश के लोग धार्मिक तो बहुत हैं, गंगा को माँ भी मानते हैं, अपने जीवन का आधार भी मानते हैं, लेकिन गंदगी भी तो लोग ही फैलाते हैं। हमारे यहाँ बड़ी अच्छा ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है इंडियंस ये का? एक बड़ी अच्छी प्रथा है कि हम जिसको जितना प्यार करते हैं उसको उतनी ही प्यार से मारते भी हैं। आप केदारनाथ को अगर देख लीजिए तो वो हमारा धार्मिक स्थान था, तो वहां पर जब तक हम लोगों ने उसको बिल्कुल बर्बाद नहीं कर दिया और नेचर ने वापस बदला नहीं ले लिया, हम लोगों ने छोड़ा नहीं वहां पर, अभी भी हम फिर से चालू हैं वहाँ पे। एक्सप्लॉयटेशन का पूरा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। एक है ना कि जो मुर्गी सोने का अंडा देती है उसको हम सोचते हैं कि कब तक उसको मार के काट के उसमें से निकाल ले। विजय मिश्रा, आप तो धर्मार्थ भरवारा मैं आता हूँ पूछ लीजिएगा। भरवारा मैं आता हूँ जो स्थिति बंद पड़ी हुई। यस, आई हैव अ क्वेश्चन, जस्ट वेट, हैव पेशेंस। विजय मिश्रा, मैं आपको लखनऊ में एक स्थान है भरवारा, ईस्टर्न लखनऊ का हिस्सा है, पिछले 8 साल से वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन के खड़ा है, आप उसको चला नहीं पा रहे हैं। सीधा लखनऊ का 39% के आसपास ईस्टर्न लखनऊ का सीधा नाला जाके, यह गंदा पानी, सीवर का पानी सीधे जाके गोमती में मिलता है। दूसरी बात, आपकी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि गंगा नदी कैसे साफ हो, आपके एक्ट से वो दिखता नहीं। आप तो धर्मार्थ कार्य मंत्री, कुछ ऐसा काम कर जाइए कि लोग आपको याद रखें, आपके लिए असीमित मौका है। देखिए विजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार की एक शक्ति दिखनी चाहिए। पहले केंद्र सरकार की इसमें इच्छा शक्ति बिल्कुल कहीं, आप भी थोड़ी दिखा लेते, अच्छा लगता है। मैं दिखा रहा हूं, मैंने उसी बात को कहा कि इच्छा शक्ति के साथ साथ एक जन जागरण भी होनी चाहिए और सबसे पहले इस जन जागरण अभियान में भारतीय जनता पार्टी को शामिल होना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, आप नहीं शामिल होना चाहिए? हम लोग तो हैं, कर रहे हैं, गोमती को साफ कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, गंगा पर भी कृपा कर दो। मैं गंगा पे ही बात कर रहा हूं सर, गंगा में ही वो गोमती जाके मिलती हैं। और ब्रिजेश जी एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी इच्छा शक्ति सामने दिखानी चाहिए। एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मूर्तियों का विसर्जन गंगा में होने के लिए रोक लगाई गई। हमारी सरकार ने उस पर सख्ती से काम किया। गाजीपुर में 3 दिन मूर्ति विसर्जन भारतीय जनता पार्टी और हिंदू युवा वाहिनी के लोग वैकल्पिक व्यवस्था जो की थी प्रशासन ने, उसमें नहीं होने दिया, दंगा होने की स्थिति कराई। एक तरफ तो गंगा साफ करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है आईपी सिंह उसको लास्ट राउंड 20 सेकेंड सर अपनी बात कर दूं। ये केवल गंगा की सफाई का नाम और धर्म का नाम और राम मंदिर का नाम केवल इनका नारा है, दिखता नहीं है। वो केवल राजनीति करते हैं उसके नाम पे, धर्म के नाम पे। 20 सेकेंड आईपी सिंह, आप चारों के लिए 20-20 सेकंड है मेरे पास। देखिए, ये जो औद्योगिक कचरा है या सीवेज जो आकर गंगा जी में गिर रहा है, ये राज्यों को भी इस पर बहुत जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार बहुत गंभीर है, 2037 करोड़ इस योजना के लिए सीधे पैसा लगा रही है और पीएसयू बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 53 जगह योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आएगा और भारत सरकार का ये जो जल संसाधन मंत्रालय है नमामि गंगे, उस पर प्रेस करके जानकारी देने वाला। प्रोफेसर धमन 20 सेकंड प्लीज, इस मुद्दे पर आपकी फाइनल राय। मेरी राय तो बस ये कि मैं समझता हूँ एक जैसा कि हमारी जो राज्य की सरकार और केंद्र सरकार, इन लोगों ने एक फ्रेमवर्क जारी कर दिया, एक पॉलिसी जारी कर दी है। मैं समझता हूं जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स, उनको तो कार्य करना ही करना है। हम सब लोग मिलके अवेयरनेस बहुत जोर शोर से फैलाएं, जिसमें कि आम आदमी जो गंदगी फैला रहा है गंगा के तट पे, वो जितनी कम कर सके करे। और मैं समझता हूं कि जितनी भी, क्योंकि एक केंद्रीय सरकार ने एक मंत्रिमंडल का दर्जा दिया गंगा के लिए, तो मैं समझता हूं उनकी सीरियसनेस है और उतनी सीरियसनेस से हम सब लोग मिलकर उसको कार्य करें। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रहकर फंस ना जाए, बस ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब तक हमारे गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी, स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं करेगी, स्ट्रिक्टली पनिश नहीं करेगी और उसी पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पब्लिक नहीं बनाएगी और पब्लिक साथ नहीं देगी और पब्लिक जब करेगी कि गंगा और ऐसी और नदियां और उसमें रहने वाले जीव हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, हमारा अस्तित्व उनके बगैर नहीं है, तो गवर्नमेंट पब्लिक प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है और जन सहभागिता आवश्यक है। बहुत। विजय मिश्रा, बहुत 20 सेकंड। गंगा भारतीय सभ्यता की संस्कृति, भरोसा दिलाइए जनता को कि आप। मैं भरोसा दिला रहा हूं सर, गंगा साफ होनी चाहिए। 8 किलोमीटर प्लीज, आप बोलो। हमारे मित्र हैं। नो प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। गंगा साफ होनी चाहिए, ये हमारा और हमारी सरकार का प्रमुख
उद्देश्य भी है और उसमें हम सीरियस भी हैं। ओके, एक मुकम्मल प्लान बनना चाहिए। मुकम्मल प्लान बनाने के साथ साथ, क्योंकि देखिए गंगा जीवन धारा के साथ साथ हजारों एकड़ भूमि गंगा की सिंचाई से होती है। जिस दिन गंगा नहीं रहेंगी उस दिन भारत का अस्तित्व भी मिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि गंगा साफ होनी चाहिए और जहां तक उसमें बहुत बहुत धन्यवाद सहभागिता होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, वो प्रमुखता से निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपी सिंह, प्रोफेसर आलोक धवन, डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा, विजय मिश्र, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस देश में नदियों नहीं की जाती और जिस देश में नदियों की रक्षा नहीं की जाती, उनको संरक्षण नहीं दिया जाता, उनको साफ सुथरा नहीं रखा जाता, उस देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि वो देश प्राकृतिक तौर पर बहुत तकलीफ और बहुत परेशानियों में रहा है। और शायद हम अपनी माँ गंगा को उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसे साफ नहीं रख रहे हैं जैसे कि उसकी आवश्यकता है और जिस तरह से वादे और दावे किए गए थे। लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। एक तरफ हम गंगा की पूजा करते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन गंदगी फैलाने भी हम ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए। रात 11:30 पर माँ गंगा पर यह डिबेट आप दोबारा से देख सकते हैं। धन्यवाद।